इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक जो वीडियो था उसके बाद पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। थोड़ा गैप हो गया, इस बीच में आप दो वीडियो ज्योग्राफी टॉपिक पर हमारे टीम के दूसरे सदस्य ने पीपीटी के माध्यम से लोड किया था। बड़ा इन्फॉर्मेटिव था और बड़ा काम का था, वो आप देखे होंगे। मैं अभी फ़िलहाल जो इतिहास का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, उस पर कंसंट्रेट करने जा रहे हैं। सिलेबस भी आपने देख लिया होगा या नहीं देखे होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जैक्ट सिलेबस पे आएंगे। हमने सिलेबस भी देखा है और पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी देखा है। आपसे भी उम्मीद है कि आप देख लिए होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो फिर हम लोग उसकी चर्चा कर ही लेंगे। आज मैं इतिहास, हिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है, जो जीएस का बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चंस भी रहता है और अच्छी संख्या में क्वेश्चंस रहता है। तो इतिहास को पढ़ने और समझने के लिए जो आपको एक बेसिक जानकारी चाहिए, हम आज उसी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। मेरा अध्ययन बिंदु वही है, अध्यापन बिंदु भी वही है। हमने कुछ ऐसे पहलुओं को उठाया है, शायद आप उस पर ध्यान आपका गया नहीं हो या आपने वो पढ़ा नहीं हो, और बड़ा इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इतिहास को कुछ ऐसे समझें। हमने इसमें जनरल 4-5 बात आपसे करेंगे। उसमें से एक बात जो है वो थोड़ा डिटेल में करेंगे, वो अगले क्लास में करेंगे। तो आज हम आपको सुदूर इतिहास में ले जा रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इतिहास की परिभाषा क्या है ये आप जानिए, या इतिहास के संस्थापक किनको कहा गया है ये जानना चाहिए। हेरोडोटस ग्रीस के थे, उन्हीं को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। अब हिस्ट्री का क्या एग्जैक्ट परिभाषा है, डेफिनेशन है, उससे खास हम लोग को मतलब नहीं है। अब हम आपको ले चलते हैं बहुत पीछे। अब आप बताइए कि कभी आपके दिमाग में आया, ये उत्सुकता की बात है, कि हमारा पृथ्वी कितना पुराना है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी पे जीवन कब आया, पृथ्वी पे पहला बानर जिससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है वो कब आया, उस बानर से निकला हुआ जो प्राक मनुष्य जिसको कहते हैं, होमोनिड, जो ग्रेट एप्स हैं, कुछ एप्स को ग्रेट एप्स कहा गया है। ये एक डिवीज़न है, बायोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे इसको, प्रीमेट्स। प्रीमेट्स के अंदर ये ऑर्डर है, क्लासिफिकेशन का ऑर्डर है, वर्गीकरण का, जंतुओं के वर्गीकरण का एक ऑर्डर है, एक स्टेज है। वो प्रीमेट से निकला और इसके अंदर जो ग्रेट एप्स हैं, अब ये आप इन सब का नाम आप जानते हैं। इसके अंदर जो ग्रेट एप्स हैं उसमें आधुनिक मनुष्य भी है। आधुनिक मनुष्य से ये नहीं समझ जाइएगा कि जो हम हैं वो आधुनिक मनुष्य है। चिंपैंजी है, गोरिल्ला है,
उरांग उटांग है। ये दीज आर दी ग्रेट प्रीमेट्स या ग्रेट एप्स। ये जो है ये कब आया? मैन कब आया? और मैन में जो अभी हम लोग हैं, जिसको वाइज मैन कहते हैं, समझदार मनुष्य, होमो सैपियंस, वो कब आया? और वो होमो सैपियंस दूसरे जानवरों से श्रेष्ठ किस किस मामले में है? तो 4 मामला या 4 बात यहाँ हमने लिखा है। शायद आप जानते भी होइएगा या नहीं भी जानते हैं, तो ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग है और ये आपको जानना चाहिए। एक पढ़े लिखे आदमी को समझना चाहिए। इतिहास में भी आपको ये इंटरेस्ट बढ़ाएगा और एक आपको एक परिप्रेक्ष्य देगा उसमें इतिहास को समझने के लिए। तो अर्थ की उत्पत्ति हुई 4500 या 4600 मिलियन। मिलियन मतलब होता है 10 लाख, 10 lakhs। ये हमारा पृथ्वी इतना पुराना है, आज से 4600 या 4500 मिलियन वर्ष पहले की बात है कि पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लाइफ पृथ्वी पर कब आया। लाइफ आया समुद्र में, सी में, वाटर में, और वो 3500 मिलियन वर्ष पहले। एप आया, बानर जिसको कहते हैं, या ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, ये 30 मिलियन ईयर्स एगो। होमोनिड्स जिसको प्राक मनुष्य कहते हैं, हिंदी में भी होमोनिड लिखा जाता है, जिसके अंदर ग्रेट एप्स होता है, जो सीधा एरेक्ट बाइपेडल, दोपाया, बाइपेडल प्रीमेट्स, इसके अंदर सीधा दोपाया प्रीमेट्स। इसके बारे में है कि ये 2 या 3 मिलियन वर्ष पहले आया। और हम लोग जो हैं होमो सैपियंस, जिसको कहते हैं वाइज मैन, थिंकिंग मैन, ये इसमें सबसे अंतिम जो एबिलिटी या योग्यता इसमें विकसित हुआ वो लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषाई क्षमता, वो 50,000 वर्ष पहले। लेकिन भाषा के अलावा और भी कुछ इसके गुण थे, और उस वजह से ये आपको कहीं पर R.S. शर्मा की किताब है, जो लेटेस्ट उसको एडिट किया हुआ, आजकल तो वो मिलता नहीं है, NCERT का किताब। ये भी R.S. शर्मा की किताब है NCERT की। तो यहाँ पे ये 30 और 40,000 ईयर्स एगो लिखा हुआ, 30 से 40,000 वर्ष पहले। अब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि चूँकि लैंग्वेज 50,000 वर्ष पहले आया, शायद इसीलिए ये 30 या 40 के आसपास। अब बहुत एग्जैक्ट इसमें कोई फिगर आप नहीं दे सकते, सटीक लगभग की बात ही होती है, लगभग में ही आपको समझना है। लेकिन कहानी शुरू हो जाती है जो R.S. शर्मा का नया जो
बुक है, बुक के फॉर्म में अब आ गया है, जो प्राइवेट पब्लिशर उसको पब्लिश किया, और बड़ा इम्पोर्टेंट किताब भी है। ये पब्लिशर जो है ऑक्सफोर्ड पेपरबैक्स है, उसमें 30-40 लैक्स लिखा। अब इतना डिफरेंस है। लैंग्वेज का चूँकि 50,000 साल पहले उसमें कैपेसिटी डेवलप किया, तो इसीलिए हो सकता है 30 या 40,000 साल पहले आर एस शर्मा, NCERT, ऑक्सफोर्ड, NCERT एक्चुअली है क्या, NCERT को ही ऑक्सफोर्ड वाले ने छापा है, लेकिन कुछ चेंज करके। तो ये बात हुआ, इम्पोर्टेंट है। लाइफ कब आया, एप कब आया, होमोनिड्स कब आया, मैन कब आया, थिंकिंग मैन कब आया। अब ये जो मैन आया तो सभी प्राणियों में ये सबसे श्रेष्ठ है। इसकी श्रेष्ठता का कारण है, 4 प्रमुख कारण है। इरेक्ट पोस्चर, बाइपेडल था, इसीलिए खड़ा होके चारों तरफ देख सकता था अपने दुश्मनों को। तो शुरुआती दौर में जब जंगल में मनुष्य रहता था, तो या जानवर या कोई भी मनुष्य के पहले का, होमो सैपियंस के पहले का जो फॉर्म है, एप ही है, होमोनिड्स भी है, मैन है। इन लोगों का भी मुद्रा धीरे धीरे झुक कर चलने से चौपाया से दोपाया हुआ और फिर सीधा हो गया। तो सीधा होगा तो अपने दुश्मन को वो सही तरीके से देखेगा। उसके बाद दूसरा बात है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो इसको प्रोटेक्शन दिया, इरेक्ट पोस्चर होने से ये प्रोटेक्शन हुआ, मतलब सुरक्षित हुआ, ये सुरक्षित हुआ दुश्मनों से। अपोजेबल थंब, किसी दूसरे जानवर का, ह्यूमन बींग्स छोड़ के, होमो सैपियंस छोड़ के, 4 उंगली एक तरफ और अंगूठा ठीक उसके विपरीत। ये देखिए, ये मुट्ठी बांध रहे हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि आप टूल्स पकड़ सकते हैं, वेपन्स पकड़ सकते हैं, आप लाठी पकड़ सकते हैं, आप भाला पकड़ सकते हैं, आप औजार पकड़ सकते हैं। तो इससे प्रोटेक्शन भी हुआ, सुरक्षा भी हुआ, और वेपन्स की वजह से, और अपने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए डिफरेंट टूल्स, उपाय, साधन भी, वो उपकरण, पत्थर का जो शुरू में इस्तेमाल कर रहे थे लोग, फिर बाद में कांसा का बनाने लगे, तांबा और कांसा का भी आया। अपोजेबल थंब, सम्मुख अंगूठा, अवरोध्य अंगूठा, टूल मेकिंग कैपेसिटी आ गया, औजार बनाने की क्षमता आ गई, हथियार चलाने की क्षमता आ गई। तीसरी जो इसकी विशेषता है मनुष्य की, कि उसका कपाल क्षमता, जिसको क्रैनियल कैपेसिटी कहते हैं, ब्रेन साइज, ये एक्चुअली लगभग है 1500 सीसी के आसपास। क्रैनियल कैपेसिटी जो ब्रेन साइज को बताता है। इससे इंटेलिजेंस आ गया, बुद्धि आ गई, समझदारी आ गई, और भाषाई क्षमता आने से लिंग्विस्टिक एबिलिटी,
कम्युनिकेशन आ गया, कम्युनिकेशन। संपर्क, स्थापित एक दूसरे से स्पीच, कम्युनिकेट करने का, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, जानकारी को दूसरे की समझना और दूसरे को देना। तो ये चार चीज़ जो है मनुष्य को मनुष्य बनाया, बड़ा इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ अभी हम लोग देखें कि दीज आर द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स। ये मनुष्य के इतिहास में या पृथ्वी के इतिहास में ये युगांतकारी घटना है। उसके बाद ये बड़ा सिंपल चीज़ है, बहुत आदमी ध्यान नहीं देता है, लेकिन हमने इसमें सारे कन्फ्यूज़न को दूर किया। इतिहास में आप किसी समय संदर्भ की बात करते हैं, आप BC लिखते हैं, आप AD लिखते हैं, आपको BCE लिखा हुआ मिलेगा, आपको सिरका लिखा हुआ मिलेगा, शताब्दी या सेंचुरी होगा, डिकेड या दशक होगा, और एक यहाँ है नीचे ये BP होगा। शुरू में हम लोग को भी बहुत समझ में नहीं आता था, तो पहले की, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तो इसको समझना पड़ा, तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। BC आप जानते हैं, ईसा पूर्व। AD ईसा सन। ये AD एक्चुअली ये शॉर्ट है अन्नो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट के जीवन काल में, क्राइस्ट के जन्म के बाद, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के पहले। BCE ये बिफोर कॉमन एरा। ये नॉन क्रिश्चियंस इसको यूज़ करते हैं। गैर जो ईसाई हैं वो लोग नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं। तो कहीं आपको BCE लिखा मिलेगा। सिरका, सिरका लगभग है, बहुत जगह सिरका लिखा हुआ मिलेगा। सेंचुरी, मान लीजिए 19th सेंचुरी या 9th सेंचुरी। तो 9th सेंचुरी का क्या मतलब हुआ, कब से लेके कब तक? तो ये फर्स्ट डे ऑफ 900 BC से लेकर लास्ट डे ऑफ 801 BC। फर्स्ट डे ऑफ 900 BC to last day of 801। अब इस दोनों के बीच का जो 801 BC से लेके 900 BC तक का पीरियड जो है, ये हुआ 9th सेंचुरी। उसी तरह डिकेड है, दशक जिसको कहते हैं। तो किसी भी शताब्दी का पहला दशक, मान लीजिए 19th सेंचुरी का पहला दशक, दूसरा दशक। अब पहला दशक का मतलब हुआ कि 1901 से लेके 10। दूसरा दशक का मतलब हुआ 11 से लेके 20।
तीसरा दशक का मतलब हुआ 20 हो गया, 21 से लेके 30। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है 1920s। अब ये 1920s है, ये थर्ड डिकेड हुआ, तीसरा दशक हुआ। इसके अंदर कौन कौन सा वर्ष हुआ? 21, 22, 23, 24, 30 तक। तो ये अभी हम लोग दो चीज़ देखें यहाँ पे, कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स वो, और टाइम का जो रेफरेंस है उसको हम लोग देखें। आगे चल के कभी हम लोग टाइम के अलावा डायरेक्शन का, दिशा का भी चर्चा करेंगे, और क्षेत्र का, रीजन। ज्योग्राफी में इंडिया में भी जैसे, अब मान लीजिए आपसे कहा जाए द्रविड़ रीजन, तो आप क्या कहिएगा? प्रॉब्लम है। विंध्या रीजन, काठियावाड़, ऐसे ऐसे करके वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी और देश के कंटेक्स्ट में तो हम लोग को ख़ास तौर से जानना ही। तो डायरेक्शन और रीजन का चर्चा हम लोग कर लेंगे। मैं समाप्त कर रहा हूँ इसको, और इसी तरह से क्रमशः हर एक विषय को देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।